Good evening, dear students. I'm Mahendra Singh Chauhan. Welcomes to all of you on our online platform of Sri Kandi Academy and EduTech. In last class, we studied about the cell and cell biology complete, and now we continue our topic cell cycle and cell division. In our last class, we discussed about the just intro about the cell cycle and cell division. Cell can be divided into different phases. What are the name of phases G1S, G2M, and how the checkpoints work. Just an intro about the cell division. In today's class, we are going to discuss all the things. In last class, I also asked few questions to you regarding the topic we already discussed. Now today I'm going to explain you the phases of cell cycle. I already discussed G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. Okay. And G phase में what events are occurs, and there are two checkpoints. One checkpoint is here and another checkpoint is here. And what is the role of G node phase or stationary phase? All the things. Now today we are discussing the cell is divided into two phases. One is interphase. Interphase is from here to here, and there is a small segment of M phase from here to here. The remaining portion is known as interphase, and interphase is further divided into G1S and G2 phase and G node as well. अब बात करें M phase के साथ साथ, क्योंकि G1 phase के लिए मैंने आपको काफी चीजें बताई थी. The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occurs. ठीक है. अब ये माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, डिपेंड करता है सेल कौन सी है. अगर यह सोमेटिक सेल है, जैसे स्किन की सेल है, ब्रेन की सेल है, या हार्ट की सेल है, लंग की सेल है, या कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे माइटोसिस होगा. लेकिन अगर वो जर्म सेल है, ठीक है, विच मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल्स है, विच इज फर्दर पार्ट टेक पार्ट्स इन द रिप्रोडक्शन. जैसे मेल की यहाँ बात करेंगे स्पर्म सेल्स हो गई, जर्म सेल्स है, वहां पे जिस स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वहां पे मियोसिस होगा. फीमेल में एग का डेवलपमेंट होता है, ओवम का डेवलपमेंट होता है, तो वो सारा प्रोसेस जो होगा वो जर्म सेल्स में होगा और वो मियोसिस के थ्रू होता है. उन रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेल को छोड़ दें हम, तो उसके अलावा जो भी सेल्स है वो सोमेटिक सेल्स हमारे बॉडी के, और सब में कौन सा डिवीजन होता है, वो माइटोसिस होगा. तो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज. सेल के बीच में एक सेल डिवाइड किया और वापस से नया सेल डिवीजन हो रहा है, तो उनके बीच की फेज जो होगी वो एम फेज होगी. क्योंकि यहाँ वापस से क्या हो जाएगा, फिर से सेल का क्या होगा, एक सेल वापस से किस फेज में चली जाएगी, G1 और S, G2 में, एम फेज के बाद. ये एक सेल एम फेज के बाद क्या होगा, तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी, बनी. अभी वापस क्या होगी, ये सेल को भी डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से वही चक्कर लगाना पड़ेगा, पूरा ये कंप्लीट साइकिल करना पड़ेगा, G1S और G2. तो इस प्रोसेस के लिए वापस से जाएगा, तो सेल क्या वापस से एम फेज, यहाँ पे एम फेज से बनी, वापस से कहाँ चली गई, इंटरफेज में. तो ये कह सकते हैं दो इंटरफेज के बीच की जो फेज होती है उसको क्या कह सकते हैं अपन, एम फेज. फिर से वापस कहाँ जा रहा है, इंटरफेज में. इट इज सिग्निफिकेंट to note that in the 24 hours average duration of the cell cycles of human cell division proper lasts for only about an hour. कितना है, हम बात करेंगे यहाँ पे जो 90% सेल होगी वो इंटरफेज में स्पेंड करती है, या मोर देन 95% तक जो सेल होती है वो इंटरफेज में जाती है. रिमेनिंग पोर्शन जो होता है 5 to 10% वो होता है यहाँ पे एम फेज का. ठीक है, और ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं सेल का जो 24 आवर्स का डिवीजन है, लेकिन ये वेरी करता है. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मसल सेल जो है वो 20 to 30 आवर्स लेती है डिवीजन के लिए, जबकि लंग सेल्स होती है वो एक साल में जाकर के डिवाइड होती है. तो ये वेरी करती है सिचुएशन कि सेल कौन सी है. इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल इन द सेम ऑर्गेनिज्म. ओके, बट ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स. नेक्स्ट बात करें हम, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. G1, S एंड G2, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कुछ प्रोटीन ट्यूब्यूल प्रोटीन यहाँ बनते हैं, फिर एम फेज में चली जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. ये सारे इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे जब एम फेज पढ़ेंगे.
ठीक है, फाइनली एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस डिवीजन चलता है। तो ये डिवीजन की जरूरत क्या है? सेल के ग्रोथ के लिए। हमारा ग्रोथ जो हो रहा है, हम छोटे से बड़े हुए हैं, ऐसे ही तो बड़े नहीं हुए ना, सेल का सेल जो है डिवाइड हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, जिससे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा मैच्योरेशन आ रहा है। तो ये सारा किस वजह से? सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लिए। हमें चोट लगती है, घाव होता है, वापस बढ़ने का काम कौन करता है? सेल करती है, तो वहां नई सेल बनती है। नेक्स्ट बात करें, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज की बात करें, जो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस होता है। जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है वहां पे, तो उसका एक सेल में हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, क्या होता है? पहले सेल के अंदर ही, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दो न्यूक्लियस बनते हैं। तो सेल एक है अभी भी, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? दो। तो इसको क्या कहेंगे? सेल तो एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसका जेनेटिक कंपोजिशन डीएनए। तो मतलब एक से दो डीएनए बन चुके हैं, और जब एक से दो न्यूक्लियस बन गए तो उसको क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने एक टर्म पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पढ़े थे। प्रोकैरियोट्स, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोट मतलब कैरियन और न्यूक्लियस। ये पढ़े थे हमने। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कि कैरियन डिवाइड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोकाइनेसिस। और फाइनली पहले क्या होगा? सेल हुई, सेल बड़ी हुई, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब क्या कहना है? सेल कुछ इस तरह से जाएगी, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ये बीच में। तो सेल अभी भी ये एक ही है, तो बीच में इसका साइटोप्लाज्म। अब फाइनल क्या होगा? एक सेल यहां, दूसरी सेल यहां। तो एक सेल से दो सेल बन गई इसी से। तो ये फर्दर पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, जो डायग्राम में भी दिखा रखा मैंने। ये देखो, सेल पहले यहाँ इस फेज में होगा कैरियोकाइनेसिस, लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस, और उससे रिजल्टेंट ये देखो, एक सेल थी स्टार्ट में, अब कितनी सेल बन गई है? दो सेल बन गई है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी यहाँ हम रह गए थे अभी। तो द इंटरफेस दो कॉल द रेस्टिंग फेज। इस कारण से यहाँ पे पहले माना जाता था कि सारे इवेंट्स कहाँ हो रहे हैं? एम फेज में हो रहे हैं, कि न्यूक्लियस का डिवीजन भी एम फेज में हो रहा है, साइटोकाइनेसिस भी उसके बाद हो रहा है। तो इंटरफेस का ज्यादा रोल नहीं है। तो इंटरफेस को क्या कह दिया? एक तरह से इनर्ट फेज कह दिया, रेस्टिंग फेज। लेकिन इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन इज अंडरगोन बोथ द सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। तो फिर देखा गया नहीं, सेल के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट, सेल मोर देन 90% टाइम जो है सिर्फ इंटरफेज में जा रही है। सेल डिवीजन की जो हम बात करें, डिवीजन एक सेल से दो सेल बन रहा है, यहां से यहां तक पहुंचे हैं, तो उसकी तैयारी करनी है, जिसके लिए 90 से 95% जो टाइम जा रहा है वो कहां जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज में। तो इंटरफेज इज नॉट अ रेस्टिंग फेज, सबसे ज्यादा काम कर रही है वो। एम फेज तो सिर्फ 5% कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इंटरफेज इज नॉट अ रेस्टिंग फेज और नॉट अ इनर्ट फेज, इट इज वेरी एक्टिव फेज। बट माइटोटिकली हम बात करें, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सारे इवेंट्स जो देखेंगे, क्रोमोसोम देखना, क्रोमोसोम काउंटिंग, जो आप एनाफेज में देखोगे क्रोमोसोम थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर में इधर से उधर जा रहे हैं, वहां पे क्रोमेटिन का बनना, ये सारे फेज आपको दिखेगा एम फेज में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं माइटोसिस एम फेज जो बड़ा एक्टिव फेज है, लेकिन वास्तविक तौर पे इंटरफेज बहुत एक्टिव फेज है, ठीक है। हम बात करेंगे सेल, बात करें 24 आवर्स, मोर देन 20 आवर्स सिर्फ इंटरफेज में जा रहा है, सारी तैयारी तो वो कर रही है, ठीक है। सब्जी बनाना आसान है, लेकिन उसको तैयारी करना, काटना, छोलना, जो भी है आप करते हैं, उसके प्रिपरेशन में टाइम जाता है, फिर तो उसको छौंक लगा के बनने रेडी है वो तो उसकी जो तैयारी में जा रहा है वो इज इंटरफेज, फिर वो छौंक लगा के बन रही है वो है एम फेज, ओके। तो इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, गैप 1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, और वी कैन से द गैप 2 फेज। अब बात करें G1 फेज में क्या हो रहा है, गैप 2 फेज में क्या हो रहा है, एस फेज में क्या हो रहा है, हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने लास्ट क्लास में दे चुका हूं, जो आप लोगों ने पता होगा,
ठीक है, तो अब मैं आपको जस्ट उसमें रीड आउट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। तो G1 फेज में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, G1 फेज ये है, तो S फेज और M फेज के बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, G1 फेज है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, ये M फेज, ये G1 फेज, ये S फेज, ये G2 फेज। क्लियर, ये चारों फेज है कि ये G1 S और G2 तो इंटरफेज के पार्ट है। तो G1 फेज को क्या कहेंगे, द फेज बिटवीन द M फेज एंड S फेज इज गैप 1 फेज। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, सेल को डीएनए रेप्लिकेशन और सेल के वापस डिवाइड होने तक के बीच की फेज क्या है, G1 फेज है। तो ये चीज कह रहा है, कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस या माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, यहां। तो सेल के माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, G1 फेज या गैप 1 फेज। G1 फेज, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है। क्या कर रही है, कंटिन्यूअस ग्रो, बट डजंट रेप्लिकेट, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, G1 की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि एस फेज में पहुंच जाओ सर, एस फेज में हमने मना कर दिया, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ हम G1 फेज की बात करें जहां डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल की ग्रोथ हो रही है। छोटी सेल है, सेल बड़ी हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। एस और सिंथेसिस फेज, एस अपने नाम से बताया मैं सिंथेसिस, और सिंथेसिस किसका करेगा, डीएनए का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये भी। अब व्हाट इज दिस, हमारा टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा, स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है, चैनल डैशबोर्ड, ठीक है। अब S phase marks the period of during which the DNA synthesis और DNA replication takes place। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट डीएनए का रेप्लिकेशन होना या डीएनए का बनना, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, द फेज बिटवीन द G1 एंड G2 फेज इज S फेज। जिस तरह से G1 को हमने M और S के बीच का कहा था, तो S क्या है, G1 और G2 के बीच की फेज है। ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल। तो अभी सपोज करें तो यहाँ पे जो पहले डीएनए थे उसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया है। पहले 2 डीएनए थे तो अब डीएनए कितने हो गए, 4 हो गए। पहले 2 क्रोमेटिड थे तो अब कितने क्रोमेटिड हो गए, 4 क्रोमेटिड हो गए। पहले अगर 2C था G1 में, तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 4C, 4 क्रोमेटिड। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, जैसे मैंने लिखा आपको प्रीवियस, 2C का मतलब 2 क्रोमेटिड है, C का मतलब यहाँ क्रोमेटिड, इट इंक्रीजेस टू 4C। अब कितना हो गया, S फेज में 4C हो गया है। G1 S, तो यहां कितना था, 2 क्रोमेटिड थे, तो S में कितने हो गए, 4 क्रोमेटिड। तो आप बताएं मुझे G2 में कितने होंगे, जल्दी से इसका मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, G2 में कितने क्रोमेटिड मिलेंगे हमें। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। मैंने देखो अब क्रोमेटिड लिखा है आपके सामने, स्पेशली यहां लिख दिया था एक वर्ड क्रोमेटिड, क्रोमोसोम नहीं लिखा है मैंने, क्रोमोसोम से इसकी तुलना ना करें। मैंने कहा क्रोमेटिड पढ़ रहे हैं, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। जैसे ह्यूमन की सेल की बात करें, ह्यूमन सेल में बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर 46 क्रोमोसोम यहां हैं तो यहां क्या 92 हो जाएंगे, नहीं, यहां क्रोमोसोम अभी भी 46 क्रोमोसोम है। तो एस फेज में भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहा है, क्रोमेटिड डबल हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस आप चीज का ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम किसको कहेंगे, क्रोमेटिड किसको कहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं।
ये होता है क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे कितने क्रोमोसोम है हमारे सेल में? 46। तो एस फेज में क्या होता है? जीवन में ये कंडीशन थी। इसको मैं थोड़ा सा वापस क्लियरली बड़ा सा करते हैं इसको, सिर्फ जीवन और एस ही बताऊंगा मैं इसमें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बाकी फेज आपको पता है, क्योंकि हम जीवन और एस ही डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गई जीवन और ये हो गई पूरा एस। तो यहाँ बात करें क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम इस तरह से मिलेगा आपको। क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन सेल में बात करें 46, और क्रोमेटिड कितने हैं? 2C। 2 क्रोमेटिड है, एक है क्रोमेटिड, दूसरी है क्रोमेटिड। एस फेज में क्या होगा? यहाँ पे ये देखो, अब क्रोमोसोम अभी भी 46 ही है, लेकिन क्रोमेटिड की बात करें, एक है क्रोमेटिड, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। तो कितनी क्रोमेटिड हो गई? 4 क्रोमेटिड हो गई है, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी हमारे पास कितने हैं? 46 ही है। क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं हो क्रोमोसोम ने यहाँ 46 थे, चलो भैया क्रोमेटिड चेंज हुई है, डबल हो गई है इस फेज में, तो क्रोमोसोम को हम 46 के 92 बना दें। जी नहीं, ऐसा करते ही नहीं होगा, क्रोमेटिड बढ़ रहा है। इन एनिमल सेल यहाँ पे, हाँ, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, बता दिया क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ क्रोमेटिड के नंबर बढ़ेंगे। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड टू एन द क्रोमोसोम एट G1 फेज, इवन आफ्टर S फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। सेल को हम कहते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो अब सेल डिप्लॉयड है तो अभी भी डिप्लॉयड ही है। In animal cell during the S phase DNA replication began in the nucleus and the centriole duplicates। और क्या होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना है। सेंट्रियोल हमने पढ़ा था, एक पेड़ में पाया जाता है, 90 डिग्री के एंगल्स में होता है, कार्टविल स्ट्रक्चर, 9+0 का अरेंजमेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म। और डीएनए का रेप्लिकेशन तो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और उसके साथ बात करेंगे एस फेज में सेंट्रियोल जो होंगे उनका डुप्लीकेशन भी हो जाएगा। ठीक है, और वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सेंट्रियोल कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाए थे सारे ऑर्गेनेल्स। During the G2 phase, protein are synthesized in the preparation of the mitosis while the cell growth continues। सेल की ग्रोथ होना रुकती नहीं है, सेल निरंतर बढ़ती रहती है, कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ इंक्रीजेस। और G2 फेज में बात करेंगे और क्या होता है? सेल प्रोटीन बनाती है। अब किसके लिए? एम फेज के लिए प्रोटीन बनाएगी। एम फेज में जो जो इवेंट्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उन इवेंट्स के लिए सेल प्रोटीन बना रही है। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती है G1, S और G2 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा इसको नोटिस कीजिएगा। मैं चाहूँगा आप मुझे आंसर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मुझे बताएं इसके आंसर। मैं देखना चाहूँगा कि जो एक जनरल हमने लास्ट क्लास से लेके अभी तक पढ़ा है, आप में से कितने लोग कैपेबल है इनको आंसर करने के लिए। इनका आंसर कीजिएगा, मेंशन कर देना, मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है पर्टिकुलर सर। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? किस तरह से प्लांट और एनिमल जो है कंटिन्यू ग्रो करते हैं पूरे जीवन भर। डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल टाइम? क्या प्लांट की सारी सेल डिवाइड करती रहती है हर समय? ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। आप इसका पढ़िएगा, कैपेबल आंसर, अगर आंसर देने में कैपेबल हो आप तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं है तो आप, मैं कहूँगा आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तीसरे क्वेश्चन में बात करें हम, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऑल सेल कंटिन्यू डिवाइड करती है सारे प्लांट और एनिमल्स में? फिर नेक्स्ट बात करें, कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? क्या किसी ऐसे सेल्स या टिश्यू का बता सकते हैं जो कंटिन्यू डिवाइड करें इन देयर लाइफ ऑफ हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या एनिमल्स के पास भी सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं?
ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मुझसे पूछिए। तो क्या एनिमल्स के पास भी सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? अगर क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने टिश्यू वाला लिया नहीं है, हो सकता है आपके जो सिलेबस का रिडक्शन हो जाए तो उसमें से चांसेस हैं कि अगर कोई ना कोई चैप्टर रिड्यूस कर दे तो हमें इसलिए इसको नहीं पढ़ा है, तो हम बात करेंगे। फिर भी आप मुझे आंसर कीजिए, नहीं मेरे को तो बताना है ही है। नेक्स्ट बात करें हम, सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन्स। ये मैंने आपको हमारे लास्ट प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछा था, मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था आपने देखा होगा, तो मैंने कहा हमारे बॉडी की मुझे वो सेल्स बताइएगा जो जी नोड फेज में रहती है। कौन सी फेज में रहती है? जी नोड फेज में। तो हमारे मैं आपको बता देता हूं, ह्यूमन की हार्ट सेल और नर्व सेल जो होती है वो स्टेशनरी फेज में रहती है। तो सम सेल इन एडल्ट सेल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन, वो डिवीजन नहीं करती है जैसे ह्यूमन की हार्ट सेल। मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और जो कुछ सेल्स है वो सिर्फ ओकेजनली डिवाइड करती, जरूरत है तो, कहीं डैमेज हो गया है या उसकी आवश्यक पड़ गई है, उसकी नीडेड है तो ही उसकी डिवीजन होता है, टू रिप्लेस द ओल्डर वन, पुरानी सेल को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, रिप्लेस सेल एंड हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, या फिर उन सेल्स की जो चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, घाव हो गया है, वहां के घाव को वापस से रिफिल करना है, वहां रिप्लेस करना है। पुरानी सेल की जो डेथ हुई है उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे उनका डिवीजन होता है। बाकी अदरवाइज वो सेल्स, कुछ सेल जो है डिवाइड नहीं करती है। These cells do not divide further except G1 phase to enter an inactive phase, and which is known as quiescent stage or stationary stage, or G node phase, which is also known as inactive stage or inert stage, जो आपको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो सेल कहाँ चली जाएगी? जी नोड में चली जाएगी, कहेगी अब मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे डिवाइड नहीं करना है। जैसे ह्यूमन की हार्ट सेल, ह्यूमन की नर्व सेल, उन डिवाइड कब, और भी ऐसे बहुत सेल्स हैं जो ऑकेजनली डिवाइड करती है, वो सारी कहाँ चली जाती है? जी नोड फेज में। ठीक है, सपोज करो स्किन की सेल्स हैं वो जी नोड में चली गई, अब जी नोड में पड़ी है, वो कह रही मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पूरे बॉडी पे स्किन बना दी है। अब यहाँ पे कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई, घाव हो गया, अब घाव तो बढ़ना है स्किन की सेल से, तो क्या हो गया, यहाँ पर नई स्किन की सेल्स बनानी है, तो अब उन सेल्स को वापस से क्या होता है? जी नोड से बाहर निकाला जाता है और कहाँ भेजा जाता है? एस फेज में, और यहाँ से सेल साइकिल वापस से चलना शुरू हो जाती है, वापस से एस से G2, फिर एम फेज, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर वापस से G1, अगेन वो आ जाएगी जी नोड में। तो वो उसकी जरूरत होगी तो ही डिवाइड करेगी, अदरवाइज वो रेस्टिंग फेज में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बताया। और एक सेल का टाइम पीरियड होता है कि एक सेल के बाद 4 से 5 दिन बाद डेथ हो गई है तो उसका वापस से डिवीजन की जरूरत है, अदरवाइज सेल जी नोड में पड़ी रहती है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, ऐसा नहीं सेल पूरी तरह से डेथ हो गई है, सेल डेड है, नो, मेटाबॉलिकली एक्टिव है यहाँ पे, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर रही है जब तक कि उसको किसी तरह का कोई सिग्नल ना मिले। सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सेल डिवाइड करे या ना करे। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सेल और सोमेटिक सेल्स। ठीक है, सोमेटिक, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही देखने को मिलेगा। एट दिस द प्लांट सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। जबकि प्लांट में बात करेंगे चाहे वो हैप्लॉयड है चाहे डिप्लॉयड है, दोनों जगह माइटोटिक डिवीजन देखने को मिल सकता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मैंने बताया था, हालांकि आपको नहीं बताया था, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, मैंने 12th के वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमारे इसी पोर्टल पे, आपको करनी एकेडमी के पोर्टल में मिल जाएगा। आप देखिएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें रिप्रोडक्शन का पूरा बता रखा है, डिफरेंट वीडियोस होंगे, तो आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बता रखा है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज चलता रहता है, एक बार गैमेटोफिटिक फेज होगा, एक बार स्पोरोफिटिक फेज होता है प्लांट्स में, लेकिन दोनों फेज में क्या हो सकता है? माइटोसिस हो सकता है। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच द माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और मेरे को बताइएगा जो पूछा है मैंने यहाँ पे कि कौन सी सेल्स है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज दैट स्टेजेस, उन स्टेजेस को बताना है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं नाम ले चुका हूँ अभी।
जहाँ पे आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा हैप्लॉइड सेल्स में। कौन से प्लांट स्पीसीज है, जैसे ब्रायोफाइट्स में आपको बहुत कॉमन चीज मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप। ये एक्चुअली में आपके प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे इस चीज का, लैब में होगा ऑनियन रूट टिप से। इट हैज, ऑनियन रूट टिप की सेल्स है, जो ऑनियन की रूट टिप होती है वहां की सेल्स ग्रो कराते हैं और उन सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल्स। हर एक रूट टिप हम देखेंगे और हर एक रूट टिप की ईच सेल में, हर एक सेल में 16 क्रोमोसोम होंगे। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज आफ्टर। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे G1 फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, और आफ्टर S फेज कितने क्रोमोसोम होंगे, आफ्टर M फेज कितने क्रोमोसोम होंगे। Also, what will be the DNA content at the G1 phase, S phase, G2 phase and M phase? ठीक है, जैसे 2C phase and M phase is 2C। M phase में बात करेंगे लास्ट में 2C है तो उसका DNA कंटेंट बताएं। क्रोमोसोम नंबर दे दिए, ये क्वेश्चन आपका है, मैंने अभी बता चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सॉल्व कीजिएगा आप, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कि ऑनियन रूट टिप की सेल में बात करेंगे तो 16 क्रोमोसोम है, और बात करेंगे डीएनए कंटेंट जो है G1 फेज में वो 2C, वहां पे सॉरी M फेज में बता रहा है 2C है, तो आपको डीएनए कंटेंट बताना है वहां पे। फाइनली G1 में डीएनए कंटेंट कितना था, 2C था, 1C था, वॉटएवर। उसी तरह से क्रोमोसोम नंबर बताने हैं कि 16 है, 8 है, 32 है, 48 है, 900 है, कितना है मुझे नहीं पता, ये आप लोग मुझे बताइएगा विद लेबलिंग कि G1 फेज में सर इतने क्रोमोसोम है तो S में इतने होंगे, G2 में इतने होंगे। फिर M फेज में जो क्रोमेटिड कंटेंट है वो 2C है या 4C है या 8C है या 1C है या ओनली C है, क्या होगा वो उसकी सेल के स्टेज के साथ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मुझे लगेगा आपने काफ़ी कुछ यहाँ से आज हासिल किया हमारे वीडियो से, और आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे, कुछ स्लाइड्स देखेंगे तो आप डेफिनेटली इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो पिछले स्लाइड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस वर्क की तरह होगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पॉइंट्स है आपके लिए, तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको साथ साथ याद रहेगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, आपके नीट में बहुत सारे क्वेश्चन खाएगा ये। ठीक है, इसको पढ़ना समझे, बहुत इजी वे में समझो, बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इजी वे में हम स्मूथली इसको समझेंगे, और मोस्ट होपफुली हम 1 या 2 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको आज जो बताइए वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह रहा है, डाउट है, क्वेरी है, तो बिल्कुल भी ना हेजिटेट करें, बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, सीधा मुझ तक पहुँचेगा और मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ हम आपको होमवर्क देने के साथ ही हमारे वीडियो को यहीं विराम देते हैं, हमारी क्लास को यहीं पे रेस्ट करते हैं, हम भी रेस्टिंग फेज में जाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होना है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा तो सब कुछ खत्म, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा उसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए मीनिंगफुल है, जो अभी अनटच है हमारे पोर्टल से, तो उनके साथ शेयर कीजिए और उनको जुड़ने के लिए बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ताकि हमारे सारे लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद।